नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। 1993 में मुंबई में हुए सबसे बड़े बम धमाके के गुनहगार याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी होने वाली है, लेकिन उससे पहले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक नई बहस छेड़ दी है। मेमन की फांसी को धर्म की जंजीरों से जोड़ दिया है। बस इसके बाद यह बहस तेज हो गई कि क्या फांसी भी मजहब देखकर होती है। बेन सिंह के कातिल हैं रजौना, बलवंत सिंह रजौना। याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौना, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। राजीव गांधी को मारने वाले संतन मुरुगन पनविसलन, इनको फांसी दो। बलवंत सिंह रजौना, संतन मुरुगन और परविसलम को फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनके पीछे इनकी पार्टी है। पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में दोनों पार्टियां हैं। यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है, मगर यह क्या बात है? बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है। आतंकी केवल आतंकी होता है, अपराधी केवल अपराधी होता है। न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, और उसका इलाज केवल फांसी हुआ करती है। और कोर्ट जिसे फांसी की सजा देगा उसे फांसी होनी चाहिए। अगर मुझे कोर्ट भी फांसी की सजा देता है तो मुझे फांसी होनी चाहिए। यानी एक मर्तबा फांसी पे लटका दिया और उसके बाद सच्चाई सामने आई तो क्या करेंगे? अपने आप को फांसी देंगे आप? क्या आपने नाइंसाफी की? फांसी की सज़ा देने से पहले अगर सच्चाई की किसी पहलू पर रोशनी डालना ज़रूरी लगता है, कोई चीज़ छूट गई हो, रह गई हो, तो इतनी जल्दबाजी में फांसी दे देना ठीक नहीं होगा। जब किसी नतीजे पे कोर्ट्स पहुंचे तो इसके बीच में धर्म और जात और प्रांत और एरिया नहीं आना चाहिए और रीजन नहीं आना चाहिए। जो आज कानून ने फैसला किया, इसको आगे बढ़ाते हुए जाना चाहिए। वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं होना है। दिस इज नॉनसेंस। जब जिंदगी किसी को देने का अधिकार नहीं है तो उसको मौत देने का क्या अधिकार है? ये राज बब्बर की व्यक्तिगत राय है। और मैं ही नहीं बल्कि सभ्य समाज के अंदर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, सामाजिक संस्थाएं, मानवीय संस्थाएं, जो फांसी जैसे इस कानून के इस रास्ते को हमेशा से कहती आई हैं कि ये नहीं होना चाहिए। मेनन को फांसी क्यों, और राजोआना और राजीव गांधी जी कातिलों को जब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी इतने साल हुए दिए हुए क्यों नहीं मिल रही? फांसी शब्द ही हटा देना चाहिए, भी फांसी किसी को देनी नहीं है। जहाँ तो ये फैसला हो, नहीं सबके लिए जो कानून है वो एक है, सबके लिए एक होना चाहिए। कानूनी मामले पे मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कानून का विषय है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। मुंबई धमाके के दोषी याकूब मेमन की फांसी को ओवैसी ने मजहबी रंग दे दिया तो रॉ के पूर्व अधिकारी बी रमन ने कुछ साल पहले एक लेख लिखकर इस फांसी पर सवाल उठाए थे। रमन का कहना था कि याकूब मुंबई धमाके का दोषी जरूर था, लेकिन बाद के दिनों में उसका रुख फांसी की सजा को कम करने के लिए काफी था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने याकूब मेमन की फांसी पर मुहर लगा दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मई 2014 में दया याचिका खारिज कर चुके हैं। अब जब 30 जुलाई नजदीक आ रही है तो याकूब मेमन की फांसी पर सियासी जिरह उबल रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को इस नजरिए से देखा। फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौना, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। राजीव गांधी को मारने वाले संतन मुरुगन पनविसलन, इनको फांसी दो। बलवंत सिंह रजौना, संतन मुरुगन और परविसलम को फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनके पीछे इनकी पार्टी है। पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में दोनों पार्टियां हैं। यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है
तो यह भी दहशतगर्द है। ओवैसी इसे मुसलमान और गैर मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन याकूब मेमन के केस से जुड़े रहे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बड़े अधिकारी ने 2007 में ही याकूब मेमन को फांसी दिए जाने पर सवाल उठाए थे। वो थे बी रमन, जो अब इस दुनिया में नहीं है और जो 1993-94 में रॉ के आतंक निरोधी डिवीजन के हेड थे और जिनकी याकूब मेमन को भारत लाने में अहम भूमिका थी। एक वेबसाइट पर बी रमन ने 2007 में लेख लिखा था। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है कि मुंबई धमाकों की साजिश में याकूब मेमन और परिवार के दूसरे सदस्य शामिल थे। शक इस बात में भी नहीं है कि जुलाई 1994 तक याकूब मेमन ने आईएसआई का साथ दिया। यदि सिर्फ इसी आधार पर सोचा जाए तो याकूब को फांसी की सजा जायज है, लेकिन केस के दूसरे पहलू पर गौर करें तो याकूब ने भारत आने के बाद जिस तरह जांच एजेंसियों का सहयोग किया, मुंबई धमाकों के बारे में जानकारी दी, अपने परिवार वालों को कराची से भारत लाया, पाकिस्तान के बारे में जानकारी दी, यह उसके अपराध की गंभीरता को कम करता है। वी रमन ने कानूनी लिहाज से याकूब के अपराध की गंभीरता पर विचार किया था, लेकिन अब ओवैसी ने इस मामले पर धर्म का मुलम्मा चढ़ा दिया है। साथ ही ये सवाल भी कि आखिर पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को किस बिना पर फांसी की सजा से दूर रखा जा रहा है। ओवैसी ने सवाल उछाला तो बेअंत के पोते रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कहा कि बिल्कुल सही फरमाया ओवैसी ने। जो सरदार बेअंत सिंह जी के कातिल हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी है, जिनको राजीव गांधी जी के कातिल हैं उनको फांसी दी गई, क्यों नहीं उनको फांसी दी जाती? अगर कोई बात है तो उसको सरकार को सामने रखना चाहिए। सरकार इस चीज़ में घेरे में है। सरकार स्पष्ट करे भी क्या अंतर है मेनन और राजोआना के और राजीव गांधी जी के कातिलों में, क्यों आज तक उन्हें फांसी नहीं दी? याकूब मेमन ने फांसी मिलने के बाद सजा माफ कराने के लिए हर तरह का कानूनी अधिकार का इस्तेमाल किया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक ने उसकी दया याचिका खारिज की है। मुंबई बम धमाकों में बिना शक याकूब मेमन भी शामिल था, लेकिन तमाम दूसरे अपराधियों की फांसी और धर्म को मुद्दा बनाकर अब आतंकवाद को भी धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है। मुंबई में मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। इतना साफ लगता है कि याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी होगी। उससे पहले याकूब की पत्नी और बेटी ने उससे नागपुर जेल में मुलाकात की। उस मुलाकात में क्या बात हुई ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये सुलगता हुआ सवाल कि क्या याकूब मेमन पाकिस्तान से सरेंडर करने के लिए हिंदुस्तान आ रहा था, इस पर भी बहस छिड़ी हुई है। मुंबई बम धमाकों के बाद याकूब मेमन की पनाहगाह पाकिस्तान बन गया था। रिसर्च और एनालिसिस विंग के अधिकारियों ने याकूब को भारत लाने में खासी मशक्कत की थी। रॉ के पूर्व अधिकारी बी रमन ने अपने लेख में लिखा है कि याकूब को पुरानी दिल्ली में गिरफ्तार नहीं किया गया था। जुलाई 1994 को उसे नेपाल पुलिस की मदद से काठमांडू में पकड़ा गया था। इसके बाद दिल्ली लाकर गिरफ्तारी दिखाई गई थी। इस पूरे ऑपरेशन में मैं भी शामिल था। कहा यह भी जाता है कि जांच एजेंसियों की मदद करने की एवज में याकूब को कानूनी रियायत देने का वायदा किया गया था। हालांकि याकूब के पहले श्याम केसरवानी इस बात की जानकारी से इनकार करते हैं, लेकिन सीबीआई अधिकारी चटवाल से हुई केसरवानी की बातचीत का यह अहम हिस्सा बताता है कि जांच एजेंसियों का याकूब के लिए क्या रुख था। मुझे चटवाल ने ये जरूर कहा, अरे आपकी बेल एप्लीकेशन तैयार नहीं है, बेल फाइल कर दीजिए। इस आदमी ने हमारी बहुत मदद की है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। हमारी जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन्होंने 45 साल में कुछ काम नहीं किया जो इसने हमको एक दिन में बता दिया सब कुछ। याकूब मेमन के केस में एक और थियरी है। कहा यह भी जाता है कि याकूब मेमन ने सीबीआई के सामने सरेंडर किया था। याकूब चाहता था कि वो भारत में रहे, इसलिए उसने सीबीआई के सामने सरेंडर कर दिया था। लेकिन 8 साल पहले इस केस में फैसला सुना चुके जस्टिस प्रमोद डी कोदे कहते हैं कि सबूत के आधार पर साफ था कि उसने सरेंडर नहीं किया, बल्कि उसे गिरफ्तार किया गया था। 1993 के मुंबई बम धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देश की जांच एजेंसियों और रॉ के तमाम अधिकारी एक एक आरोपी को अदालत की चौखट तक लाने में जुटे थे। 1994 में जब याकूब मेमन को भारत लाया गया, तब उसने सबसे पहला इंटरव्यू उस न्यूज ट्रैक को दिया था। Who was the brain? Brain was Pakistan government. ISI, what they call. And what did they do? They supplied arms, explosives. Who told you? Tawfiq Jaliawala told me this. That
The Pakistan Yes, that he ISI used to boast then. I have done a very good job. That this way we had planned everything. याकूब मेमन की अपनी कहानी है, लेकिन फैसले सबूतों के आधार पर होते हैं। फैसला हो चुका है और फैसले को अंजाम देने की तारीख भी गुजरते पलों के साथ नजदीक आ रही है। विद्या मिश्रा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। मुंबई धमाके के गुनहगार याकूब मेमन के घर वालों ने गुरुवार को नागपुर सेंट्रल जेल में उससे मुलाकात की। उसके घर वाले मीडिया से बात करने से बच रहे हैं, लेकिन आज तक को जो खबर मिली है उसके मुताबिक याकूब को लगता है कि वो अपने भाई टाइगर मेमन के गुनाहों की सजा भुगत रहा है। अपनी पत्नी से उसने कहा कि गुनाह टाइगर ने किया, सजा उसे मिली। मीडिया के कैमरे से भागता हुआ ये उस याकूब मेमन का परिवार है जिसे 1993 के मुंबई धमाके में दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा हुई है। परिवार वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं, बस किसी चमत्कार की उम्मीद में। अल्लाह बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह सब खैर होगा, देखते हैं। गुरुवार को याकूब मेमन का परिवार उससे मिलने के लिए नागपुर सेंट्रल जेल पहुंचा। याकूब को फांसी की सजा के बाद ये उनकी पहली और संभवतः आखिरी मुलाकात थी। मुंबई से नागपुर पहुंचने के बाद परिवार के सदस्यों को सीधे जेल के लिए रवाना कर दिया गया, जहां पहुंचने के लिए एक खास दरवाजा बनाया गया था। वहां याकूब के साथ उसकी पत्नी राहीन, साला राहेल, बेटी जुनैदा और 2 और सदस्यों ने 55 मिनट बिताए। सूत्रों के मुताबिक याकूब ने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगाया। उनका कहना था कि मुंबई धमाकों के दोषी टाइगर मेनन का भाई होने की सजा उसे मिल रही है। उसके बाद याकूब ने अपनी पत्नी से अकेले में कुछ देर बातचीत की, लेकिन उस आखिरी मुलाकात के बारे में बोलने के लिए परिवार वाले तैयार नहीं हैं। Come to Mumbai and speak. Now this is not the way, brother. This is just not the way. बाहर याकूब की फांसी पर कहीं सियासी तो कहीं मजहबी घमासान छिड़ा है। अंदर जेल में याकूब की दुनिया बदली हुई है। बढ़ती उम्र के साथ याकूब ने दाढ़ी बढ़ा ली है। उसके बाल दाढ़ी सफेद हो गए हैं। जब से फांसी की सजा का उसे पता चला है, तब से वो थोड़ा उदास भी रहने लगा है। हालांकि जेल में उसका बर्ताव कभी भी अधिकारियों को अटपटा नहीं लगा। वो जेल के कानून का पालन करता है और खाली समय में कुछ पढ़ता रहता है। उसका बिहेवियर जनरली दूसरे भी जो बिहेवियर प्रिजनर्स है उसके जैसा ही बिहेवियर था। वो पूरे रूल का फॉलो करता था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं देता था प्रशासन को या कोऑपरेटिव रहता था। वो रूटीन जल्दी शुरू कर देता था। नहाना धोने के बाद दिन भर पढ़ाई का काम करता था और बंदी भी हो जाता था। अगर कोई रिक्वेस्ट है तो सुपरिटेंडेंट को या सर्कल जेलर को रिक्वेस्ट करता था। रूल से अगर रिक्वेस्ट है तो वो पूरी करते थे। यही उनका रूटीन था। अपने किए पर याकूब को अफसोस है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन 22 साल पहले मुंबई जिन धमाकों में दहली थी और सैकड़ों मासूमों की जान गई थी, वो जख्म और दर्द तो सबको पता है। कुछ परिवारों की धमनियों में वो आज भी दौड़ रहा है, कभी ना मिटने वाली टीस बनकर। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 30 जुलाई को नागपुर सेंट्रल जेल में याकूब मेमन को फांसी दे दी जाएगी। इसके लिए जेल के भीतर तैयारियां शुरू हो गई हैं, यहां तक कि फांसी का रिहर्सल शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1993 के मुंबई ब्लास्ट मामले में फांसी की सजा पाने वाले याकूब मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज कर दी है। अब तय माना जा रहा है कि याकूब को फांसी होगी। नागपुर सेंट्रल जेल में इस बाबत तैयारियां हो रही हैं। याकूब को फांसी देने के लिए जल्लाद नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि जेल के ही 3 कांस्टेबल को फांसी देने की प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तैयार होता है या हमारा स्टाफ है, हवलदार है, सिपाही है, तो उसको ट्रेनिंग देके उसके हाथ से वो जल्लाद का काम किया जा सकता है। हालांकि ट्रेनिंग तो 3 कांस्टेबल को दी जा रही है, लेकिन फांसी की प्रक्रिया को एक ही को पूरा करना होगा। यह फैसला 30 जुलाई की सुबह होगा कि तीनों में से कौन याकूब के गले में फांसी का फंदा डालेगा। इस तैयारी के साथ ही याकूब 30 जुलाई को क्या करेगा ये भी तय हो चुका है। 30 जुलाई याकूब मेमन का जन्मदिन है।
30 जुलाई को ही नागपुर सेंट्रल जेल में उसे फांसी की सजा मुकर्रर हुई है। 30 जुलाई को नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी जाएगी। सुबह 3:45 पर याकूब को जगाया जाएगा। 4:15 पर याकूब इबादत करेगा। 4:45 पर डॉक्टर उसका चेकअप करेंगे। 5 बजे उसे पसंद का नाश्ता मिलेगा। 6 बजे पढ़ने के लिए धार्मिक किताब दी जाएगी। 7 बजे फांसी के तख्ते पर ले जाया जाएगा। 7:30 पर याकूब गुनाहों की माफी मांगेगा। सुबह 7:40 पर उसे फांसी दे दी जाएगी। नागपुर जेल में 3 कांस्टेबलों को फांसी की प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जा रही है। 27 और 28 जुलाई को फांसी की ड्रिल की जाएगी। याकूब के वजन के बराबर की चीज फंदे में लटकाकर फांसी का रिहर्सल किया जाएगा। तो तैयारी के लिए हम हर रोज डमी रिहर्सल करते हैं, डमी सराव करते हैं, जो कि हमारे जिस दिन इम्प्लीमेंट करने का है उस दिन डिस्टर्ब ना आ जाए, कोई कसूर न रह जाए। उसके वेट के 1.5 फुट ज़्यादा वेट बना के डमी बनाते हैं और डमी का सराव करते रहते हैं। अगर याकूब मेनन को फांसी होती है तो नागपुर सेंट्रल जेल में ये 24वीं फांसी होगी। साथ ही महाराष्ट्र में 58वीं फांसी होगी। महाराष्ट्र में हुई 58 फांसियों में से 35 फांसी यरवदा जेल में दी गई है। नागपुर सेंट्रल जेल में आखिरी फांसी 1984 में 2 भाइयों को दी गई थी। हालांकि फांसी से पहले याकूब मेनन के व्यवहार और मानसिक हालात का परीक्षण भी किया जाएगा। फांसी की शिक्षा कंफर्म होती है तो उस वक्त उसको 2-3 बातें वो करना पड़ता है। उसकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, उसको कुछ बीमारी होना नहीं चाहिए, वो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, वो साइट्रिक नहीं बनना चाहिए। इसकी देखभाल डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर जेल में इस्टेब्लिशमेंट में 3 डॉक्टर है, एक चीफ मेडिकल ऑफिसर है, एक मेडिकल ऑफिसर है, एक साइकेट्रिक है। अगर साइकेट्रिक या कि रिटायर हो गया है तो सिविल हॉस्पिटल से बोला कि उसके हेल्थ के बारे में केयर की जाती है। याकूब की फांसी पर सियासत की गलियों से लेकर आम लोगों की अपनी अपनी राय है। लेकिन अगर याकूब को फांसी होती है तो नागपुर सेंट्रल जेल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुस्तफा शेख, नागपुर, आज तक। एक तरफ एक गुनहगार की सजा पर हाय तौबा, दूसरी तरफ सड़क पर तड़पते घायल को बचाने वाला कोई नहीं। दिल्ली की मर चुकी संवेदना को झकझोर देने वाली 2 खबरें।